टिक्स में उनको मिल पाता है, हर तरीके से दबाया जाता है। आंदोलन हुआ था हमारा डॉक्टर बीएल स्वामी और आयुष्मान हार्ट केयर हॉस्पिटल के खिलाफत में। 7 दिन आंदोलन चला था। नहीं, अपने पूरे कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब हमारे साथ आंदोलन से लेके बैरिकेड तक, कलेक्ट्रेट ऑफिस तक, नीचे आने तक, हम लोग जेल में चले गए, पीछे से हमारे हालचाल पूछने तक, हमें बाहर लाने तक आईजी फिर गोविंदा मेघवाल, वीरेंद्र बेनीवाल, ही इज माय आइडियल। वीरेंद्र बेनीवाल या फिर भंवर सिंह भाटी? वीरेंद्र बेनीवाल क्या बात है! तो हम सम नहीं, बहुत भयंकर वाले ईमानदार हैं। पार्टी की विचारधाराओं के साथ में समझौता न आज होगा न कल होगा। बाकी हनुमान बेनीवाल भाई साहब भी, आप मुझे पता है क्या बुलवाना चाह रहे हो, समाज के हैं बड़े। राजनीतिक गलियारों से जब चर्चाओं का विषय और चर्चा का बाजार जब गर्म होता है तो कहते हैं कि राजनीति का सफर बहुत सुनहरा होता है। एक ऐसे युवा छात्र नेता, एक ऐसे युवा छात्र नेती इस वक्त बीकानेर में चर्चा का विषय बने रहे जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के, एक निजी अस्पताल को लेकर के काफी सुर्खियां बटोर रहे थे। चलिए आज हम उनसे संवाद करते हैं और इस संवाद में इन्हें टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो इनकी गति है वो गति किस दिशा में जा रही है। मेरे साथ में नीरू चौधरी जी है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आपका। ये जो सफर था आपका, अचानक से नीरू चौधरी उन लोगों के सामने आती हैं जो लोग नहीं जानते थे, वो लोग भी आपको जानने लगे। डूंगरगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो वो बात अलग है, लेकिन बीकानेर के परिकोटे में बात करें, जिस वक्त आप बैरिकेड पर बैठे हो विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लोगों के मन में सवाल है कि ऐसी लेडी कैसे, मतलब इतना क्या खाती है, क्या पीती है, जो बैरिकेड पे बैठ गई। तुलनात्मक अध्ययन कैसा लगा आपको जब आप मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, सोशल मीडिया? देखो, मैं बताऊं आपको, एक एकदम से लोगों के आगे आने वाली जो बात है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। मैं लोगों के सामने एकदम से नहीं आई हूँ। मुझे संघर्ष करते हुए, घर से निकले हुए और इस पथ पे चलते हुए मुझे कम से कम 6 से 7 साल हो गए। इन 6 से 7 सालों में मैंने दिन रात, सुबह से शाम, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, न दिन देखा, न रात देखा, न घर देखा, न बाहर देखा, न परिवार देखा, ना अपनों को देखा। मैं हर दम, हर टाइम इसी सिलसिले में लोगों की जन सेवा करने के तरीके से, लोगों का सेवा भाव करने के तरीके से, या मैं एक महिला हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि महिलाओं को आज एक राजनीतिक मंच पे आगे आके बोलने का जो अधिकार है, वो न समाज दे पाता है, न पॉलिटिक्स में उनको मिल पाता है, हर तरीके से दबाया जाता है। आंदोलन हुआ था हमारा डॉक्टर बीएल स्वामी और आयुष्मान हार्ट केयर हॉस्पिटल के खिलाफत में। 7 दिन आंदोलन चला था, सॉरी 28 डेज आंदोलन चला था। लास्ट दिन 7 तारीख को हमने बहुत बड़ा, कम से कम 5 से 7 हज़ार किसानों के साथ में हमने आंदोलन किया था। महिलाओं में कम देखने में मिल रहा था, हम 4 या 5 लेडीज़ वहाँ पे थी। पूरा वार्ता सफल असफल होने के बाद में जैसे ही लाठीचार्ज पुलिस का हुआ था, उस समय सिर्फ हम 2 महिलाएं वहाँ पे थी। उन 2 महिलाओं में से मैं वहाँ उस जगह खड़ी थी, उन 5,000 भाइयों के बीच में एक झांसी की रानी बन के खड़ी थी। मेरे अपने आप में एक ऐसी शक्ति थी कि क्यों ना मैं मेरे भाइयों के बीच में अगर अड़ी खड़ी रहूँगी या बैरिकेड पे चढ़ के इन चीज़ों को, जो ये चीज़ें आज लोगों को बरगला रही है या लोगों की आवाज़ों को दबा रही है, जो न्याय नहीं देने पे अन्याय उन पे थोपा जा रहा है, मैं मेरे पूरे संघर्ष के साथ, पूरे जोश आवाज़ के साथ बैरिकेड्स के ऊपर बैठी रही और मैंने मेरी तरीके से, हर तरीके से संघर्ष जो है वो किया। बात खाने पीने की रह जाती है। मैं कुछ किसान घर से निकल के आई हुई हूँ, तो मैं देखो, ये मेरे को डोमिनोज वगैरह, मोमोज वगैरह ये चीज़ें मैं ना खाती हूँ, ना मुझे पसंद है, ना मुझे इनके नाम आते हैं। मैं हमेशा दूध दही राबड़ी छाछ वाली देसी लड़की हूँ। कल्चर से जुड़े हुए हो आप। बिल्कुल, एकदम हाँ। प्योर देसी, एकदम जमा के देसी, वही खाना, वही रहना, वही पीना, वही सोना। अच्छा मैडम, कांग्रेस ने अभी आप पर कितनी जिम्मेदारियां सौंपी है? क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों को बहुत सी कम जिम्मेदारियों का पता है, लेकिन आप अपने मुख से बताएं कि आपके पास अभी कितनी जिम्मेदारियां जिनका आप निर्वहन कर रहे हो। पार्टी ने मुझे 2 महीने पहले, कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान का अपने महिला विंग से महासचिव नियुक्त किया था। तत्पश्चात 2 महीने के बाद में मुझे अभी जो नई लिस्टें निकली है, उसमें श्री गंगानगर जिले का जिला प्रभारी भी बनाया है। और पार्टी ने अगर मेरे पे विश्वास किया है,
एक महिला विंग में जोड़ने का, महिला होने के नाते मुझे आगे एक मंच देने का प्रयास किया है। तो मैं इस पे पूरी जोर शोर से पार्टी की विचारधाराओं के साथ, पार्टी की रीति नीतियों के साथ में हमेशा महिलाओं को लेके आगे बढ़ने की और महिलाओं के प्रति, महिलाओं की आवाज़ बन के आगे गूंजने की कोशिश हमेशा मेरी जारी रहेगी। क्या लगता है आपको एक महिला पर राहुल गांधी विश्वास करेंगे? क्या लगता है आपको? या फिर नीचे के तबके की बात करें तो गोविंद डोटासरा साहब है, अशोक गहलोत है। आपको लगता है इन नेताओं पर आपको यकीन है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो दिव्या मदेरणा इस वक्त काफ़ी फेम में है, अन्य कई नेत्री है। तो आपको लगता है कि ये विश्वास आप पे जताने का कष्ट करेंगे ये लोग? बात राहुल गांधी जी की आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्यों नहीं करेंगे एक महिला पे विश्वास? राहुल गांधी जी की खुद की दादी जी इंदिरा गांधी, जो भारत की आयरन लेडी कहा जाती है, जो हमारी आइडियल है, जिनके हम विचारों को पढ़ के, जिनकी हम जीवनी को पढ़ के आज हम हमारे जीवन में उन चीज़ों को उतार के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी दादी का पोता ये कभी नहीं हो सकता कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आगे आने पे, या महिलाओं को टिकट देने पे, या महिलाओं को किसी पद देने पे राहुल गांधी जी जो है वो संकोच खाएंगे। वो खुद ये चाहते हैं कि आधी आबादी जो अपने महिलाओं की है, तो महिलाएं भी क्यों न इस चीज़ में पूरा पूरा पार्टिसिपेट करें और अपनी आबादी की हाजिरी जो है वो लगाएं, और महिला भी मंच पे एक पूरे जोश आवाज़ के साथ में बोले, अपनी लड़ाई लड़े, अपने साथी महिलाओं के लिए हमेशा संघर्षित रहे। अच्छा, मैंने ये रामनिवास कुकना से भी बात की थी जब एक निजी हॉस्पिटल आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने उनसे ये पूछा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल तरीके से उसका जवाब मुझे आंसर दिया था। जो मैं खोजना चाह रहा था वो नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि आज आप शायद वो जवाब दे पाएँगे। कांग्रेस पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो उस आंदोलन में नहीं दिखे, लेकिन फिर उसके बाद में तत्पश्चात गोविंद राम मेघवाल एंट्री करते हैं। तो आप ये क्या मानते हैं? क्या उदासीनता है, या फिर जो बड़े नेता हैं वो ये देख रहे हैं कि भई जो लोग तैयार हो रहे हैं कांग्रेस के जो युवा नेता, वो कहीं न कहीं कमज़ोर ना पड़े? ऐसा कुछ प्लानिंग है? ऐसा कुछ है नहीं। देखो, अभी नेताओं का भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, और कुछ माहौल ऐसा ही बना हुआ है। अपने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो राजस्थान में नहीं, पूरे अपने हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले, किसानों की आवाज़ बन के हमेशा विधानसभा में, संसद में गूंजने वाले, जो अपने रामेश्वर लाल जी डुड्डी हैं, वो नहीं रहे। कहीं ना कहीं सीनियर नेताओं के बाहर न निकलने की वजह मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ। और रही बात उदासीनता की, तो ऐसा कुछ था नहीं। अपने पूरे कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब हमारे साथ आंदोलन से लेके बैरिकेड तक, कलेक्ट्रेट ऑफिस तक, नीचे आने तक, हम लोग जेल में चले गए, पीछे से हमारे हालचाल पूछने तक, हमें बाहर लाने तक, आईजी संभागीय आयुक्त साहब को ज्ञापन देने तक मंत्री जी हमारे साथ थे। जेल से जैसे ही रामनिवास भाई बाहर आए, हम सब लोग जेल के बाहर खड़े थे, तो मंत्री जी का फोन आना करना, ऐसा कुछ उदासीनता वाला सवाल है नहीं। थोड़ा सा लग रहा है कि सीनियर्स नेताओं में कहीं ना कहीं थोड़ा रुझान कम दिख रहा है। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये वो युवा नहीं है जो कहीं मतलब आपको इन चीज़ों से नुकसान पहुँचे। हम आपके ही बच्चे हैं, हम आपके ही शीशे हैं, आप हमें अंगुली पकड़ के यहाँ तक लाए हो, तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ आप हमें अंगुली पकड़ के वहाँ तक ले जाएं जिस आशा और उम्मीद से हमने आपको गुरु बनाया, और हम आपके साथ में चलने का हमने जो संघर्ष है, सफ़र है, वो तय किया। कहते हैं कि देहात जिला अध्यक्ष भी नहीं दिखे उसमें, हालांकि उस पर आप भी देहात से आते हो और रामनिवास कुकना भी देहात से आते हैं। ये आपके दो बड़े प्रमुख चेहरे रहे हैं जो जनता आपको वॉच करती थी। जनता ये कह रही थी कि भाई ये दो हैं जो बहुत गजब की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि देहात जिला अध्यक्ष भी इस लड़ाई से नदारद रहे? आप समझते हैं कि उनसे भी कभी बात हुई, जैसा गोविंद राम मेघवाल ने बार बार संपर्क किया, क्या जिला अध्यक्ष जी ने बात की आपसे? मैं इस पे इतना ही बोलना चाहूँगी। देखो, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि अपने कांग्रेस पार्टी के कई नेता आए नहीं, कई नेता आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं दिखे, वो क्यों आया, वो क्यों नहीं आया। रामेश्वर डूडी जी का जो नहीं होने का आज था, तो वो बिस्ना राम जी रामेश्वर डूडी से बहुत पीढ़ियों तक से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनको
ये ज़्यादा लग रहा था कि एक बार 12 दिन जैसे ही रामेश्वर डूडी साहब के पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम रामनिवास के साथ है, रामनिवास हमारे साथ है। ना रामनिवास के मन में 2 मतभेद है, ना बिस्नाराम जी के साथ में 2 मतभेद है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें अगर टटोलना चाह रहे हो, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इन चीज़ों की जड़ तक पहुँचोगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जी, कंटिन्यू। बिल्कुल, तो बाकी जी मतलब मैं ये कह रहा था आपसे कि हमारा काम है उन चीज़ों को निकालना, हमारा काम है ये देखना, क्योंकि जनता एक आईना होता है और आईना उनको दिखाना ज़रूरी होता है जनता को। चलिए हम इस धारा से अब मुख्य धारा में प्रवेश करते हैं। आपकी क्या स्कूली शिक्षा रही? आपकी शिक्षा तक कहाँ तक रही है और कैसे आपने सर्वाइव किया? गाँव से निकल के शहरों की ओर कैसे आपका रुझान हुआ? मेरा एजुकेशन फर्स्ट से 10th तक तो मेरा गांव में हुआ है। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव बादनू में मेरा जन्म हुआ है। 5 जुलाई 1996 में मेरा जन्म है। 10th तक मैं गांव में पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। बड़े ही साधारण स्कूली जो तरीके होते हैं उनमें मैं पढ़ी हूँ। पहली से लेकर 6ठी क्लास तक अलग स्कूल में थी, 7th से लेकर 10th तक मैं अलग स्कूल में थी। हर क्लास में मैं अव्वल रहती थी। स्कूल की मॉनिटर भी मैं ही थी। जब कभी होता था जिस क्लास में मुझे मॉनिटर नहीं बनाते थे, मैं लड़ झगड़ के बोलती थी मॉनिटर तो मैं ही बनूंगी। अगर नहीं बनूंगी तो फिर मैं मास्टरों से भी मेरा हो जाता था, छोटी मोटी बातों को लेके वो चौक मंगवाते थे तो मैं उनको डस्टर ला के देती थी, डस्टर मंगवाते थे मैं उनको डंडा ला के देती थी, तो वो समझ जाते थे कि इसको मॉनिटर बनना है। 11th क्लास में मुझे मेरे पापा ने प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो आपने सुना होगा पूरे राजस्थान में आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सीकर। अव्वल स्कूल है, सीकर, वहाँ मुझे पापा ने डाला। मेरा सपना था शुरू से इंजीनियर बनना। 10th होते ही मैंने पापा से बोला कि मुझे 11th क्लास में पापा प्रिंस स्कूल पढ़ना है। पापा ने बोला ठीक है बेटा, अगर 70 पार प्लस तेरे बनते हैं परसेंटेज तो मैं ज़रूर डालूंगा। पर मैंने मेरे पापाओं के सपने धरे के धरे रख दिए। 46 परसेंटेज मेरे 10th में बने, बहुत ही कम थे, आशा और उम्मीद से कम क्या, मतलब बिल्कुल तड़पे थे। फिर भी पापा ने ये भी बड़ी गजब बात है कि अपनी सच्चाई को निकालना। ये रियलिटी में अभी जो सच्चाई है, उम्मीद करते हैं कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में जब काफ़िला पुलिस की एक गाड़ी आगे और पीछे रहे, तब भी ये सच्चाई निकले तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा लगेगा। तो ये सच्चाई मतलब इतनी सच्चाई ऑन द स्पॉट कैसे बोल लेते हो आप? ये तो देखो मेरा हथियार है। सच्चाई के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती, और मैं इसको हथियार समझती हूँ, और हथियार में आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो मैं इस सच्चाई के साथ में खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस करती हूँ। 11th क्लास में पापा ने मुझे प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में मेरा दाखिला दिलवा दिया। सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी मुद्दा चला। मेरी बुआ फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल है, उन्होंने गाइड किया कि बेटा मैथमेटिक्स लेना तेरे बस की बात नहीं है, इंजीनियर बनना आसान नहीं है। हालांकि हम तुझे डीमोरलाइज नहीं करेंगे, मेरे चाचा इंजीनियर है। फिर भी मैंने जिद करके, मैथ में ग्रेस लगा था 10th क्लास में, मैंने 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुन लिया, और मैं बड़े अच्छे परसेंटेज के साथ 70 प्लस, और केमिस्ट्री में 91 मार्क्स बने थे। मैं 12th सीनियर करके प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से निकली। मेरा सिलेक्शन भी हुआ था उस टाइम, आरपीटी राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट चलता था, वो उसमें सिलेक्शन हुआ। मेरा इंजीनियर करने का सपना वहीं रह गया, क्योंकि आईआईटी में मैं सिलेक्शन दे नहीं पाई। 12वीं के साथ में ग्रामीण इलाके से थी, गांव में पापाओं से भी हजार सवाल करना। शादी बचपन में हो गई थी, बाल विवाह हो गया था सन 2008 में। ससुराल जाना शुरू हो गया था 2013 में। तो इंजीनियर बनने का सपना मैंने एक तरफ रख दिया, मैं वापस बीकानेर शिफ्ट हो गई। महारानी सुरदर्शना कन्या महाविद्यालय में मैंने दाखिला ले लिया एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। रेगुलर का ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, गाँव से बच्चियों को बाहर आना, डेली बस में अप डाउन करना, यहाँ 6-6, 7-7 घंटे की क्लासें लगा के शाम को बच्ची को घर जाना, और अगर ससुराल हो तो घर ससुराल जाना। इतना नहीं हो पाता, न गांव में समाज एक्सेप्ट करता है, न घर वाले एक्सेप्ट करते हैं। ससुराल जाने के बाद में दैट्स इम्पॉसिबल फॉर ए वुमेन। फिर मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर कॉलेज में प्राइवेट स्टूडेंट के नाते मैंने किया। अच्छा रिजल्ट मैंने लिया, ससुराल आती रही जाती रही। फिर मैंने 2016 में एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया। 17 में एमए मेरी इंग्लिश से कंप्लीट हो गई। अभी मेरी लॉ चल रही है, तो मेरी बीए हो गई, एमए इंग्लिश से कंप्लीट हो गई, और एलएलबी मेरा कंटिन्यू है अभी ज्ञान विधि पीजी कॉलेज से। अच्छा, जैसे मैं नहीं देख पाता, मैं खुद का इंस्टा नहीं देख पाता,
खुद के सोशल हैंडल है वो मैं खुद नहीं देख पाता। तो आपको भी वक़्त मिलता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं कि नेगेटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं? कभी ऐसा मन करता है पढ़ने का और जब कभी नेगेटिव कमेंट्स सामने आती है तो उनसे विचलित होते हो कहीं आप? नहीं नहीं, देखो विचलित नहीं होती नेगेटिव चीज़ें। इंसान को अगर अपन को पढ़ने को मिलती है, या फॉर एग्जांपल घर से बाहर निकलते हैं, दो आदमी आपको नेगेटिव करने की या नेगेटिव बात करने की कोशिश करते हैं, हुँ, मैं उन चीज़ों से कभी नेगेटिव नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है कि कोई आदमी मेरी कमियां मेरे मुंह पे ही बोल रहा है, हुँ, तो ये ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश में है। रही बात सोशल मीडिया की, कई चीज़ों से सामना कई बार करना पड़ता है एक महिला होने के नाते भी। हुँ, एक बच्ची हूँ, गांव से निकली हूँ, हुँ, पॉलिटिक्स मेरे को विरासत में नहीं मिली है। हुँ, मेरे घर परिवार में, न पियर में, न ससुराल में कोई दूर दूर तक, 7 पीढ़ी तक कोई राजनीति में था नहीं। और मैंने आज एक ऐसा जिम्मा उठाया जन सेवा का, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलेगी। बड़े शांत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मैं हर चीज़ों को एक्सेप्ट करती आई हूँ, और आगे भी भगवान का और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो मैं करूँगी। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, उनको हुँ, वापस जवाब देना अपन नहीं समझते, क्योंकि हुँ, समय बड़ा बलवान है। हुँ। समय सबको सिखा देता है, मुझे भी सिखाएगा, उन लोगों को भी सिखाएगा। तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, कभी डाइवर्ट नहीं करती मेरा ध्यान। अंतिम प्रश्न है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाएँगे, जो मज़बूत होगा, वो ऑप्शन आपको रखना है, जो आपको वीक लगे उस ऑप्शन को आपको हटाना है। और लगभग हम हर पॉलिटिक्स के साथ ही करते हैं, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप किसकी और किसको मज़बूत नेता मानते हैं। तो 2 ऑप्शन देंगे, क्या आप इसके लिए रेडी हो? हाँ, डिपेंड ऑन कंडीशन। देखो ऑप्शन कैसे एक होते हैं। कमज़ोर को हटाना है और एक ठीक है, मज़बूत को बिल्कुल रखना है। रेडी, मैं हर चीज़ के लिए रेडी रहती हूँ, मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, 2 ऑप्शन, पहले ऑप्शन ये है जो वायरल चेहरे हैं उनके ले रहे हैं, वीरेंद्र बेनीवाल या राजेंद्र मूंड। वीरेंद्र बेनीवाल या फिर गोविंदराम मेघवाल। वीरेंद्र बेनीवाल, ही इज़ माई आइडियल। वीरेंद्र बेनीवाल या फिर भंवर सिंह भाटी। वीरेंद्र बेनीवाल। क्या बात है! तो हम समझ चुके हैं जो हमें चीज़ निकालनी थी, दरअसल उन चीज़ों को हम निकाल रहे हैं। तो वीरेंद्र बेनीवाल का जो पिछला जो सफ़र है, लोन कंसर में आपने देखा राजेंद्र मूंड को टिकट मिली, कांग्रेस पार्टी को क्षति पहुँचाई, तो फिर भी आपके पसंदीदा कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को क्षति पहुँचाने वाला नीरू चौधरी का पसंदीदा लीडर कैसे बन सकता है? कांग्रेस पार्टी को देखो क्षति पहुंचाने वाला, ये आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, और मैं मानती हूँ इस चीज़ को। कई बार आदमी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आदमी को ऐसी चीज़ें घेर लेती है जिसमें वो समझ नहीं पाता है हुँ, कि अब मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। तो मैं उन मुद्दों पे बात नहीं करूंगी कि उन्होंने पार्टी छोड़ी या वो पार्टी में आए। हुँ, बाकी वीरेंद्र बेनीवाल इज़ ए रियल पॉलिटिकल लीडर। ही इज़ माई फेवरेट, ही इज़ माई आइडियल। उन्होंने मुझे वो चीज़ें सिखाई है जो चीज़ें मैंने आज तक ना किताबों में पढ़ी है, ना मैंने आज तक वो चीज़ें कहीं से सुनी है, हुँ, ना मुझे किसी राजनीतिक मंच से मिली है। उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ें ऐसे सिखाई है, लोगों में जाना, लोगों से बोलना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के चेहरे से पहचानना कि सामने वाला आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है। हमेशा उन्होंने मुझे एक सच्चाई का रास्ता दिखाया है। जब मैं उनके साथ बैठती हूँ, अपने आप को बड़ा गर्व महसूस होता है मेरे को कि बड़ा अच्छा उनमें एजुकेटेड वो आदमी है। वो हमेशा हर पल अपने पास बैठे आदमी को हमेशा अच्छी शिक्षा देता है, हमेशा ईमानदारी से राजनीति करने का बोलता है। तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि वो आदमी जो है गलत कर सकता है या गलत करेगा या गलत किया। हुँ। उन मुद्दों पे मैं आपको ध्यान थोड़ा दूर हटाना चाहूँगी कि उन्होंने पार्टी छोड़ी या पार्टी नहीं छोड़ी। आदमी का टाइम है, सिचुएशन है, वो कभी कुछ भी करवा सकती है। आज मैं क्या कर रही हूँ, कल मेरे से क्या करवाए समय, तो समय का कोई भरोसा नहीं है। अंतिम प्रश्न, रात को करीब 9 बजे रामनिवास बेनीवाल की घंटी बजे कि बहन हाँ, रामनिवास कूकना की बेनीवाल का फ़ोन आए रामनिवास कूकना के पास, माफ़ कीजिएगा, कि बहन बेनीवाल साहब का फ़ोन आया है, हनुमान बेनीवाल का, कि हम दोनों को आरएलपी से उतार रहे हैं और टिकट आपकी तय है। तो उनको क्या जवाब देंगे आप? क्यों रामनिवास कूकना तो एग्री हो चुके हैं 50%, वो 50% आप पे डिपेंड है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? नो कैप्शन। देखो ये अपनी विचारधाराएं हैं, तो हाँ, पार्टी के प्रति हम बड़े ईमानदार हैं। हुँ, और ईमानदार नहीं, बहुत भयंकर वाले ईमानदार हैं। हुँ, पार्टी की विचारधाराओं के साथ में समझौता न आज होगा न कल होगा। बाकी हनुमान बेनीवाल भाई साहब भी, आप मुझे पता है क्या बुलवाना चाह रहे हो, हुँ, समाज के हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, हुँ, मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई है, हमेशा रहेंगे।
कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनकी राजनीतिक करियर से भी हमें सीखने को मिलता है, तो हम सीख लेते हैं। तो कोई पार्टी ऐसा कुछ है नहीं। रही बात रामनिवास जी, आप बोल रहे हो 50% एग्री है, हाँ। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि रामनिवास जी इतना मतलब कुछ कर सकते हैं। ही इज़ वेरी मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत उनका झुकाव है। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने हमेशा पार्टी का झंडा ऊपर रखने का, पार्टी का झंडा खुला रखने की कोशिश करी है। आगे भी मैं भाई से और आप सबसे और लोगों से सबसे उम्मीद करती हूँ कि अपने पार्टी का झंडा वो हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। आपने जितना बेबाकी से जो आंसर आपने दिए हैं, और एक विशेष व्यक्ति की एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो बॉडी लैंग्वेज ये होती है कि उनका जो हाथ है वो कभी शांत नहीं रहता। तो आपने लगातार देखा होगा इनके हाथ में पेन था। तो ये एक विशेष व्यक्ति की पहचान होती है, और व्यक्ति से व्यक्तित्व तभी बना जाता है जब ये दोनों हाथ कुछ ना कुछ करते रहें। कहते हैं कि अ, हाथों को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। रात को भी कहीं अगर आपके कुछ हो रहा है या मूवमेंट चल रहा है, तो इनको आदत है काम करने की, तो वो आपने देखा है। आभार आपका। थैंक यू सो मच। आपका भी सुदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मेरे मन के विचारों को बाहर निकाला और एक मीडिया के माध्यम से पूरे जो लोगों की तरफ आप पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे भी आपसे ऐसी उम्मीद और आशा मैं जी। बना के। गुरु गोविंद खड़े दो काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। ये कहीं ना कहीं आज इस साक्षात्कार में मुझे देखने को मिली है। चलिए, बहरहाल हम आपसे चाहते हैं इजाजत, लेकिन एक विस्फोटक टीआरपी का होड़ मचा देने वाला खुलासा जल्द आपकी स्क्रीन पे। नमस्कार।